नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं और पिछली हमारी हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को जाना और ये देखा, ये समझा कि वो कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले शब्दबद्ध करने का प्रयास किया और उसके बाद कौन सी ऐसी एक अविरल परंपरा प्रवाहित हुई जिसमें विभिन्न विद्वानों ने अपना योगदान दिया और हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों और हिंदी साहित्य की विभिन्न धाराओं पर विचार करते हुए किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखे, इस पर हमने पूर्व में हमारी पिछली कक्षा में बातचीत की। अब हम बात करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उसी कड़ी में हमारी दूसरी कक्षा में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में। देखिए विद्यार्थियों कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अतिरिक्त भी इतिहास की बात पढ़ी है और जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का जो इतिहास है उसको भी 3 कालों में विभाजित किया गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी तरह से कोई भी इतिहास हो उसे हमें अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमें उसे विभिन्न कालों में बांटना पड़ता है, कालों का विभाजन करना पड़ता है। यहाँ भी हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में भी विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से और शोध करते हुए विभिन्न परंपराओं और प्रवृत्तियों को परखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन विद्वानों ने अनुशीलन करते हुए उसके कालों को विभाजित किया है, इस कक्षा में हम इस बारे में जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं इस संबंध में कौन कौन से ऐसे विद्वान रहे और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है। यद्यपि काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन है, फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक और शोध के माध्यम से हिंदी साहित्य के काल विभाजन और विभिन्न कालों के नामकरण करने का प्रयास किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन से पूर्व, जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, उससे पूर्व फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी तथा शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथों में, गारसा द तासी के ग्रंथ की बात हमने कल की थी, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दे ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो इन्होंने 1839 ईस्वी में लिखा था, तथा शिव सिंह सेंगर जिनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जो इन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा था। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में लिखा था, लेकिन इन दोनों ही ग्रंथों में काल विभाजन और नामकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने 1888 ईस्वी में अपना ग्रंथ लिखा, उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करते हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया और 11 कालखंडों का, 11 अध्यायों का इन्होंने अलग अलग नामकरण भी किया। जिसमें अगर हम बात करें कुछ कालों की, तो इसमें इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, इसमें इन्होंने नाम रखा चारण काव्य, जो आदिकाल है उसको इन्होंने चारण काव्य कहा। तत्पश्चात 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण इन्होंने कहा, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जायसी की प्रेम कविता, तुलसीदास, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी में भारत या हिंदुस्तान और विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह के इन्होंने नामकरण रखे। रीति काव्य भी इन्होंने इसी ग्रंथ में अपने एक काल को ही इन्होंने रीति काल नाम भी दिया। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया और इन्होंने एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाते हुए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा 1913 में, 3 भागों में इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। इसमें उन्होंने 5000 कवियों को शामिल करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को भी विभिन्न कालों में बांटा। इन्होंने 5 भाग तथा उन 5 भागों में भी 8 उपविभागों में हिंदी साहित्य को वर्गीकृत किया। इसके नाम इन्होंने
आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तरालंकृत काल और परिवर्तन काल, वर्तमान काल। इस तरह से इन्होंने 8 उप विभागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। तत्पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में इन्होंने रचनाओं की प्रसिद्धि और रचनाओं के बाहुल्य के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 विभागों में विभाजित किया, 4 विभागों में वर्गीकृत किया। आज हम जो भी हिंदी साहित्य के ग्रंथ पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 4 विभाग किए, उसी के आधार पर जो पीछे विद्वान हुए, उन्होंने उसी काल विभाजन को सर्वाधिक मान्यता देते हुए, सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में वर्गीकृत किया है। और आज जब हमसे भी प्रश्न पूछा जाता है या विद्यार्थियों से जब प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने काल हैं, तो विद्यार्थी और शिक्षक सभी एक स्वर में ये उत्तर देते हैं कि हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। तो ये 4 कालों में जो बांटा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा था। आइए देखते हैं कि वो कौन से काल हैं और उसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या मानी है। शुक्ल जी का काल विभाजन। शुक्ल जी ने पहला जो काल है हिंदी साहित्य का, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है, जिसकी समय सीमा इन्होंने बताई है 1050 संवत से 1375 संवत। तो 1050 संवत का मतलब आप समझें, संवत हमेशा 57 वर्ष आगे चलते हैं। तो यदि आपको ईस्वी सन में, जो कि अंग्रेजी वर्ष है, जैसे अंग्रेजी वर्ष अभी 2020 चल रहा है, तो जो संवत है वो 2077 चल रहा है। तो 57 वर्ष हमेशा आगे चलता है ईस्वी सन से, जो विक्रमी संवत होते हैं वो। तो वीरगाथा काल का, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं, आदिकाल या वीरगाथा काल को इन्होंने जो समय सीमा बताई है 1050 संवत से 1375 संवत। तत्पश्चात जो दूसरा काल है, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, इसे इन्होंने नाम दिया है भक्ति काल और इसकी समय सीमा इन्होंने बताई है 1375 संवत से 1700 संवत। रीतिकाल की समय सीमा इन्होंने 1700 संवत से 1900 संवत बताई है, रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और तत्पश्चात जो चौथा और आखिरी काल है, जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, आधुनिक काल को शुक्ल जी गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि इस काल में, यानी कि आधुनिक काल में, सर्वाधिक जो रचनाएं लिखी गई हैं वो गद्य की लिखी गई हैं। और गद्य का आविर्भाव होना, गद्य के आविर्भाव होने को या गद्य के उत्पन्न होने को या गद्य साहित्य की रचना लिखे जाने को इन्होंने हिंदी साहित्य की एक अद्भुत घटना माना है, एक नवीन घटना माना है। इसी के आधार पर इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है और उसकी समय सीमा इन्होंने 1900 संवत से 1984 संवत तक मानी है। 1984 संवत में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। लेकिन यदि हम आज तक भी बात करें कि आज तक भी जो काल है उसे आधुनिक काल कहा जाता है और शुक्ल जी का जो ये मान्यता थी गद्य काल की, वह गद्य काल आज भी पद्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण गद्य काल ही, या गद्य को पद्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आज भी। तो इस आधार पर शुक्ल जी द्वारा जो नाम दिया गया है गद्य काल, वह बिल्कुल ठीक ठहरता है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी गद्य काल को आधुनिक काल कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की कक्षा में आपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को समझा और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको ये काल विभाजन बहुत ध्यान से देख लेना चाहिए, इसका स्मरण कर लेना चाहिए, इसे स्मृति में बैठा लेना चाहिए कि अनेक बार अनेक परीक्षाओं में आपसे काल विभाजन पूछा जाता है और काल विभाजन में शुक्ल जी के काल विभाजन को सर्वाधिक मान्यता मिलती है। इसीलिए इनके यदि आप सन संवत भी याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।